Hello friends, myself Anil Wagel again most welcome on my YouTube channel AV Glorious Academy। आज अपन 100 क्वेश्चन की अगेन एक नई वीडियो करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लोह चूर्ण उत्प्रेरक का उपयोग अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि में लोह चूर्ण उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक शब्द सर्वप्रथम बर्जीलियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में नाइट्रोजन की ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी के निर्माण में निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछा भी गया है। तो उस वनस्पति तेल से कृत्रिम घी के निर्माण में निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अब अपन कुछ अजैविक रोगों के नाम देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। नींबू में डायबैक रोग और नींबू में लिटिल लीफ रोग, ये दोनों ही रोग नींबू में कॉपर की कमी के कारण होते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ, नींबू में डायबैक रोग और नींबू में लिटिल लीफ रोग नींबू में कॉपर की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम में लिटिल लीफ रोग और धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुकंदर का हार्ट रोड रोग और फूलगोभी का ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्णांता की खोज हॉर्नर ने की थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्णांता क्या होता है और आंखों से रिलेटेड जितने भी दोष थे इनके उपचार पूरे वीडियो में करा दिए थे। आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। पौधों को अपने पोषण के लिए सर्वाधिक आवश्यकता होती है कैल्शियम की। कैल्शियम का साइन Ca होता है और इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। पौधों को अपने पोषण के लिए सर्वाधिक आवश्यकता होती है कैल्शियम की। कार्क बना होता है, तो मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का कार्क बना होता है। व्यावसायिक रूप से कार्क प्राप्त किया जाता है कवेरकस रबर के पौधे से। तो व्यावसायिक रूप से जो कार्क प्राप्त किया जाता है वो कवेरकस रबर के पौधे से प्राप्त किया जाता है। वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है एब्सिसिक अम्ल कहलाता है। तो वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है एब्सिसिक अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। पिछली वीडियो में मैंने शैवाल से रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी को एक साथ कंप्लीट करा दिया था। आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? शैवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज़ होती है उच्च आयाम के कारण। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित हो जाता है, तो द्रव्यमान, आयतन और भार परिवर्तित हो जाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित हो जाता है, तो आपका सही आंसर होगा द्रव्यमान, आयतन और भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का आविष्कार किया था। तो माइकल फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। मैंने पिछली वीडियो में कवर भी करवाया था कि डायनेमो और विद्युत मोटर दोनों को साथ में। तो डायनेमो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भट्टी का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था और प्रथम परमाणु भट्टी अमेरिका में स्थापित की गई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। बेतार प्रणाली का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। तो बेतार प्रणाली का आविष्कार मार्कोनी ने किया था और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और आपसे अगर बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र पूछें तो आपका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोबन सोडा जिसे बोसिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। और इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये पूरे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो धोबन सोडा या बोसिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला पूछें तो Na2CO3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट होता है। तो चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा जिसे अपन सामान्य तौर पर दाहक सोडा के रूप में भी जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसका फॉर्मूला NaOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस की शुद्धता निर्धारित होती है उसके गलनांक बिंदु से। तो ठोस की शुद्धता किससे निर्धारित होती है? उसके गलनांक बिंदु से। भारहीनता का आभास होता है। तो यहाँ पर जिस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण शून्य स्थिति में होता है, वहाँ पर अपन को भारहीनता की स्थिति का आभास होता है। तो भारहीनता का आभास होता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में पिछली साल पूछा गया था। तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि के परावर्तन के कारण। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण ही अपन को प्रतिध्वनि सुनाई देती है। मनुष्य में निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब इसका आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अब अपन निषेचन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक साथ कवर कर लेते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? तो शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु मेल में होते हैं, अंडाणु फीमेल होते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलकर युग्मनज बनाने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। एक बार रिपीट करता हूँ, शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलकर युग्मनज बनाने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कैसा निषेचन पाया जाता है? तो मनुष्य में अंतः निषेचन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन की क्रिया होती है मादा की अंडवाहिनी में। तो मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? मादा की अंडवाहिनी में इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जो 40वां क्वेश्चन है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को कहते हैं। तो इसका भ्रूण आंसर सही हो जाएगा। तो आपसे पूछें कि भ्रूण किससे कहते हैं? तो निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को ही भ्रूण कहा जाता है। आधुनिक आवास सारणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो F ब्लॉक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक के तत्वों को कहा जाता है लेंथेनाइड। और इस श्रेणी में कुल 15 तत्व आते हैं। रिपीट करता हूँ एक बार, परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक के तत्वों को कहा जाता है लेंथेनाइड श्रेणी। और इस श्रेणी में कुल कितने तत्व आते हैं? 15 तत्व कुल आते हैं। परमाणु क्रमांक 81 से लेकर 103 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी में भी कुल 15 तत्व आते हैं। तो परमाणु क्रमांक 89 से लेकर 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। और इस श्रेणी में कुल 15 तत्व आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अभिकारकों की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक होती है। तो आपको याद रखना है कि जब अभिकारकों की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक होती है तभी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में तैयार होता है अपक्षेप। ठीक है, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में क्या तैयार होता है? अपक्षेप इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार प्रभावित होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। किसी वस्तु का भार प्रभावित होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान को प्रभावित नहीं करता है।
गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ कम होगा वहाँ वस्तु के भार में कमी आएगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ कम होता है वहाँ वस्तु के भार में क्या आती है, कमी आती है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो मनुष्य का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तो मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों से मिलकर। मेडुला ओब्लंगेटा का पिछला भाग बनाता है मेरुरज्जु, इसका सही आंसर हो जाएगा। बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहा जाता है। तो बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहा जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है एस्टर का। तो इत्र बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एस्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा। एस्टर क्या है, एस्टर एक कार्बनिक यौगिक है। तो एस्टर क्या है, एस्टर एक कार्बनिक यौगिक है। एस्टर का अभिक्रियाशील समूह क्या है, आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना चाहिए कि एस्टर का अभिक्रियाशील समूह बॉन्ड COOR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को कहते हैं उत्क्षेप बल कहते हैं। तो किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या बोलते हैं, उत्क्षेप बल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हों तो किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हों तो किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। बल और विस्थापन में से किसी एक के शून्य होने पर किया गया कार्य हो जाता है, शून्य होता है। ठीक है, आपको वर्क का मतलब कार्य का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। W बराबर F इंटू में D इंटू में cos थीटा होता है इसका आंसर। तो बल और विस्थापन में से किसी एक के शून्य होने पर कार्य भी शून्य होगा। जब कोई वस्तु किसी खुरदुरी सतह पर फिसलती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब कोई वस्तु किसी खुरदुरी सतह पर फिसलती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप एक बार फिर से रिवाइज करें, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आएगा एग्जाम में पक्के में। ठीक है, तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है जबकि आवृत्ति उसकी नहीं बदलती। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 का होता है। तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। इसी के बेस में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है जो एग्जाम में आ सकता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयतन का अनुपात सदैव 1:2 होता है। आपको याद रखना है, यदि आपसे द्रव्यमान का अनुपात पूछें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तो आपका सही आंसर होगा 1:8 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयतन का अनुपात पूछें तो इसका 1:2 आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, 8O16, 8O17, 8O18। ठीक है, यहाँ पर 8 जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है और 16, 17 और 18 इसके परमाणु द्रव्यमान हैं। ठीक है, तो 8 क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16, 17, 18 यहाँ पे हैं द्रव्यमान हैं। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस में प्रोटॉन की संख्या। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, 8O16, 8O17 एंड 8O18। यहाँ पर 8, 8, 8 यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या हैं एटॉमिक नंबर हैं और यहाँ पर 16, 17, 18 क्रमशः इसके द्रव्यमान हैं। हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक आपको याद रखना चाहिए। ये समस्थानिक एग्जाम में यूजुअली पूछे जा रहे हैं, पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, रिपीट करता हूँ, पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, 7 और वर्ग कितने हैं, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं जिनमें से धातु कितनी है, 91, अधातु कितनी है, 27। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व 118 हैं जिनमें से 91 तत्व धातु हैं और 27 क्या हैं, अधातु।
उपधातु कहते हैं वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन धातुओं को, उन तत्व को उपधातु कहा जाता है। रिपीट करता हूँ, उपधातु कहते हैं तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या 7 है। एक बार में अपन 7 उपधातुओं के नाम देख लें। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरेलियम और पोलोनियम। ठीक है, तो बोरोन आ गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरेलियम, टेरेलिन एंड पोलोनियम। ठीक है, ये 7 आवर्त सारणी में उपधातु हैं। इनके मैंने साइन और परमाणु क्रमांक भी लिख दिए हैं। बोरोन का B5, सिलिकॉन का Si 18, जर्मेनियम का GE 32, आर्सेनिक का AS33, एंटीमनी का SB 951 एंड टेलेरियम का TE 52 और पोलोनियम का PO 84। ठीक है, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में मोसले के द्वारा प्रकाशित की गई थी और ये मोसले ब्रिटिश निवासी हैं। गुरुत्व बल जो वस्तु पर लगता है उससे भार के नाम से भी जाना जाता है। तो गुरुत्व बल जो वस्तु पर लगता है उसे भार के नाम से भी जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के सतह के निकट आती जाती है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता है। आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के सतह के निकट आती जाती है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगें अश्रव्य तरंगें कहलाती हैं जिन्हें मानव कान नहीं सुन सकता। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो भी तरंगें होती हैं उन्हें अश्रव्य तरंगें कहते हैं जिन्हें मानव कान नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की तरंगें श्रव्य तरंगें कहलाती हैं जिन्हें मानव कान सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं, इनको भी मानव कान नहीं सुन सकता। आपको पता होना चाहिए कि कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंगें सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का है, आपको याद रखना है कि पोर्पोसेस जानवर, जो पोर्पोसेस जानवर होते हैं ये पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। अगर आपसे पूछें कि कौन से जानवर पराश्रव्य तरंगें सुन सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़। लेकिन आपसे ये पूछें कि पराश्रव्य तरंगें कौन से जानवर उत्पन्न करते हैं तो पोर्पोसेस जानवर पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग गठिया रोग के उपचार में तथा मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। ट्यूमर एक तरह का कैंसर होता है, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग गठिया रोग के उपचार में एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, मृदुतक ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। ठीक है, तो सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मृदुतक ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। ठीक है, आपको इनके इंग्लिश नाम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश नाम ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो मृदुतक ऊतक यानी पेरेनकाइमा, स्थूलकोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा और दृढ़ ऊतक मतलब स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट किया था सरल स्थायी ऊतक। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे जटिल स्थायी ऊतक। तो जटिल ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं और जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में दारू ऊतक के बोलते हैं और फ्लोएम को हिंदी में वास्ट के नाम से भी जाना जाता है। लोहा एक संक्रमण धातु है। तो लोहा एक कैसी धातु है? संक्रमण धातु है। मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क है। लास्ट वीडियो में मैंने लोहे के 5 इंपॉर्टेंट अयस्कों के नाम याद कराए थे, आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क है। मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में ठीक है लोह उपस्थित होता है। तो मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोह इसका सही आंसर हो जाएगा। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिकाओं का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। कंकाल भी आ सकता है और आपके एग्जाम में हड्डियों का भी अध्ययन आ सकता है। तो ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है।
टैक्सोनॉमी में जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी के जनक कार्लस लिनियस हैं। तो टैक्सोनॉमी में जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में सजीव और निर्जीव वातावरण के जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में सजीव और निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सजीव और निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें और हमारा चैनल आप तुरंत ही सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करेगा ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। अब अपन कुछ यंत्र और आविष्कारों के नाम देखते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पेडिन ने किया था। तो सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ एस्पेडिन ने किया था। बैरोमीटर टोरिसेली ने किया था। प्रक्षेपास्त्र, इसका आविष्कार किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन ने किया था। ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। एक बार अपन फिर से सबके नाम देखते हैं। यहाँ पर सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ एस्पेडिन ने किया था। बैरोमीटर टोरिसेली ने किया था। प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन ने किया था। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल ने किया था। फाउंटेन पेन वाटरमैन। अति महत्वपूर्ण अवास्तविक मछलियाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ मछलियाँ, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें अपन मछली तो कहते हैं लेकिन रियल में वो मछली नहीं होती। इनके नाम अपन देख लेते हैं। तो अति महत्वपूर्ण अवास्तविक मछली, व्हेल क्या है? एक अवास्तविक मछली है और ये किस संघ का जीव है? तो ये स्तनधारी संघ का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कटल फिश, डेविल फिश और रिजर फिश, ये तीनों ही अवास्तविक मछलियां हैं और मोलस्का संघ के जीव हैं। रिपीट करता हूं एक बार, व्हेल स्तनधारी संघ का जीव है जो कि अवास्तविक मछली है। कटल फिश, डेविल फिश और रिजर फिश ये मोलस्का संघ का जीव है और ये भी अवास्तविक मछली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार फिश, ये इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है और यह भी अवास्तविक मछली है। क्रेफिश ऑर्थोपोडा संघ का जीव है और यह भी अवास्तविक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश स्लेंड्रेटा संघ का जीव है और यह भी अवास्तविक मछली है। इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चनों को मैंने कवर कर दिया है। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हों। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।